दोस्तों, क्या कभी सोचा है मौत कैसे काम करती है, कैसे वो अपने टारगेट को ढूंढती है और क्या कोई मौत को चकमा दे सकता है। आज की स्टोरी में हम यही जानने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है 1969 में। हम मिलते हैं आयरस और उसके बॉयफ्रेंड पॉल से। आज पॉल उसे कहीं स्पेशल जगह ले जाने वाला है सरप्राइज के लिए। वो उसकी आंखें बंद करके उसे ले जाता है। फाइनली जब बंद आंखें खुलती है तो आयरस शॉक हो जाती है। उसके सामने खड़ा होता है स्काई व्यू रेस्टोरेंट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट होता है। ये रेस्टोरेंट 494 फीट ऊंचा होता है और इसकी ओपनिंग आज ही होती है। पॉल सुपर एक्साइटेड है और आयरस भी काफी हैप्पी है, लेकिन वो थोड़ी नर्वस भी फील करती है। फिर भी वो दोनों अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो कि फाउंटेन से कॉइन निकाल रहा होता है। गार्ड उसे रोकता है, ये कहकर कि ये बैड लक लाता है। दोस्तों, जैसे हमारे देश में बिल्ली का रास्ता काटना हमें बैड लक लगता है, वैसे ही अमेरिका में फाउंटेन से कॉइन निकालना बैड लक माना जाता है। तभी वो बच्चा वहां से मुंह बनाकर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कॉइन को याद रखना। अब आयरस और पॉल लिफ्ट में चले जाते हैं, सबसे ऊंची लिफ्ट जो कभी बनाई गई। लिफ्ट ऑपरेटर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि ये रेस्टोरेंट शेड्यूल से 5 महीने पहले कंप्लीट हो गया, जो कि आयरस को थोड़ा सा अजीब लगा। फिर वो टॉप पर पहुंच जाते हैं। पॉल फ्रंट डेस्क पर अपनी रिजर्वेशन कंफर्म करता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि उसकी टेबल बुक नहीं है। पॉल अपसेट हो जाता है और वो आयरस के पास वापस चला जाता है। आयरस ठीक फील नहीं कर रही होती तो वो रेस्टरूम की तरफ जाती है। आयरस को वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तभी बारटेंडर शैंपेन की एक बोतल को खोलता है और उसका ढक्कन ऊपर लगे झूमर पर जाकर टकराता है और एक ग्लास का शार्प सा टुकड़ा आकर नीचे स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सेंटर फ्लोर में गिर जाता है, जो फ्लोर पूरा ग्लास का बना होता है। और ऊपर से उस गिरे टुकड़े की वजह से उस फ्लोर में एक छोटा सा क्रैक आ जाता है। साथ ही नीचे के स्ट्रक्चर जॉइंट्स भी शेक करने लगते हैं। चीजें काफी गलत होने लगती है। फिर आयरस मिलती है एक सिंगर से जो रेस्टोरेंट में परफॉर्म करने वाली होती है। वो अपने बेटे के साथ आती है। वो सिंगर आयरस से पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है। आयरस कहती है 2 महीने हो गए, लेकिन पॉल को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो काफी डरी हुई थी, इसीलिए उसे काफी अजीब फील हो रहा था। वो सिंगर उसे अपनी गुड विशेस देती है और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। थोड़ी देर बाद आयरस पॉल के पास वापस आ जाती है और वो दोनों टेरेस पे चले जाते हैं। बातों ही बातों में पॉल सडनली प्रपोज कर देता है और आयरस भी काफी खुश हो जाती है। तभी वो फाइनली बताती है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। उसे लगता है कि पॉल अपसेट हो जाएगा, लेकिन वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालकर आयरस की फिंगर में पहना देता है। वो रिंग थोड़ी सी टाइट होती है, लेकिन आयरस कहती है परफेक्ट है। तभी वही लड़का जो पहले फाउंटेन से कॉइन निकाल रहा होता है, अब ऊपर से कॉइन नीचे फेंकता है। सिक्योरिटी गार्ड उस लड़के को रोकता है, ये कहकर कि नीचे किसी को चोट लग सकती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से ये कॉइन बुलेट की तरह जाकर नीचे टकराते हैं। लेकिन वो बच्चा उसे इग्नोर करके कॉइन लगातार फेंकता रहता है और एक कॉइन वहां के वेंटिलेटर फैन में जाके फंस जाता है। और याद रखना, ये कॉइन काफी इंपॉर्टेंट है। अब रेस्टोरेंट में आयरस और पॉल बाकी सबके साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो ग्लास फ्लोर पे क्रैक आया था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी वो कॉइन फैन से बाउंस होकर पाइप से टकराता है, जो कि गैस पाइप थी, और गैस लीक होने लग जाती है। आयरस और पॉल डांस करते रहते हैं, लेकिन आयरस को थोड़ा अजीब फील होता है, तो वो फ्लोर से हटकर थोड़ा पीछे खड़ा हो जाती है। और तभी वो फ्लोर अचानक से टूट जाता है और लोग 494 फीट नीचे गिरने लगते हैं। आयरस पॉल को सेव करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल स्लिप कर जाता है और बस वो चला जाता है। बिल्डिंग के नीचे के जॉइंट्स भी टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग बैंड होने लगती है। आग फैलने लगती है। आयरस बच जाती है, लेकिन जो वो सिंगर थी वो अपने बेटे को बचाते हुए खुद जलकर मर जाती है। आग के फैलने से बाकी के ग्लास की चीजें भी वीक होने लगती है और हम देखते हैं कुछ लोग बचने के लिए बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और तभी एक औरत में आग लग जाती है और वह भागती हुई उस वेंटिलेटर के पास पहुंच जाती है, जहां ऑलरेडी गैस लीक हो रही होती है, और एक अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी ऊपर लगे झूमर से एक कॉइन गिरता है, जो नीचे एक बड़े पियानो पर आकर लगता है, और वो पियानो का बैलेंस बिगाड़ देते हैं और वो पियानो जाकर सीधा नीचे ग्लास पे लगता है और वह सभी लोग गिर जाते हैं। कुछ लोग निकलने के लिए लिफ्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन वेट ज्यादा होने की वजह से वो लिफ्ट टूट जाती है और वो लोग इंस्टेंटली मर जाते हैं। कुछ लोग सीढ़ियों से भागते हैं और सीढ़ियां भी टूट जाती है। काफी लोग मर जाते हैं। सिर्फ वो हरामी बच्चा बचता है और वो नीचे पहुंच जाता है। वो स्माइल कर रहा होता है कि चलो बच गए, और इतने में ही अचानक से ऊपर से वो पियानो गिरता है और उस बच्चे को पिचका देता है और वही कॉइन वापस फाउंटेन में जाकर वापस गिर जाता है। शायद बैड लक रियल है। अब सिर्फ आयरस बची है और सिंगर का वो बेटा, जिसको आयरस बचाना चाहती है, लेकिन ये दोनों एक किनारे से फिसल कर गिर जाते हैं। आयरस की फिंगर की वो रिंग जो पॉल ने उसे दी थी वो फंस जाती है, लेकिन वेट ज्यादा होने की वजह से उसकी उंगली की वो खाल छिल जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर सीन में दिखाया जाता है प्रेजेंट डे 2025, जहां हम मिलते हैं एक लड़की स्टेफनी से। उसे आयरस और उस दिन के भयानक एक्सीडेंट के सपने आते हैं। ये सपने उसकी मेंटल स्टेट को काफी डिस्टर्ब करते हैं और फाइनली वो अपनी फ्रेंड को बताती है। स्टेफनी कहती है आयरस एक्चुअली में उसकी नानी का नाम है, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं, उनसे कभी मिली ही नहीं।
लेकिन फिर भी वो उसे सपनों में बार बार क्यों दिखाई दे रही है और ऐसा क्या हुआ था उस दिन। सच जानने के लिए स्टेफनी अपने डैड के घर जाती है, जहां उसके डैड और उसका छोटा भाई चार्ली रहते हैं। उसकी मॉम डार्लिन, जो आयरस की बेटी है, वो स्टेफनी और उसके भाई को 10 साल की एज में छोड़ के चली जाती है और कभी वापस नहीं आती। अब स्टेफनी अपने डैड से आयरस के बारे में पूछती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहते। फिर वो अपने अंकल हावर्ड के घर चली जाती और अपने कजन से मिलती है। वो अंकल से आयरस और उस दिन के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन अंकल कुछ नहीं बताते। तो जो हमने शुरू में देखा था वो क्या था? हावर्ड कहता है कि उस टाइम आयरस बस पागल हो गई थी। वो उन लोगों को लॉक करके रखती थी, इसलिए उन्हें बचाने के लिए वहां के लोकल पुलिस आए और आयरस को उनसे दूर रखा गया। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है। वो उन्हें काफी वियर्ड लेटर्स और डिस्टर्बिंग पिक्चर्स भेजती रहती है। आखिरकार पूरी फैमिली उससे कट ऑफ कर लेती है और हावर्ड वॉर्न करता है स्टेफनी को कि आयरस से दूर रहे, लेकिन स्टेफनी के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसे पुराने लेटर्स मिलते हैं जिसमें आयरस का एड्रेस होता है। इवेंचुअली वो पहुंच जाती है आयरस के बंकर में, जो सिटी से काफी दूर था। आयरस कॉन्स्टेंटली कैमरा चेक करती रहती है कि उससे मिलने बाहर कौन आ रहा है। जब स्टेफनी कैमरे के थ्रू बताती है आयरस को कि वो कौन है, तब वह उसे अंदर आने देती है, लेकिन कहती है कि अपना फोन और गाड़ी की चाबियां बाहर रख कर आओ। अंदर जाने के बाद दोनों बात करते हैं, लेकिन आयरस काफी सनकी सी लगती है। तभी स्टेफनी उसे अपने सपनों के बारे में बताती है, लेकिन उस पर आयरस कहती है कि वो कोई सपना नहीं है जो वो देख रही है। वो फ्लैशेस हैं उस दिन के जो आयरस ने एक्सपीरियंस किया था। मतलब जो हमने शुरू में देखा था वो सच है, लेकिन एक्चुअल में कभी हुआ नहीं। लेकिन आयरस ने वो झलक पहले ही देख ली और सबको बचा लिया। वो होने वाला था, लेकिन मौत को ये पसंद नहीं आया। इस दुनिया में मौत एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियल फोर्स है, एक ऐसी चीज जो सबकी जिंदगी को क्लेम करती है। और मौत के प्लान में उस दिन रेस्टोरेंट में किसी को बचना नहीं था, लेकिन आयरस ने सबको बचा लिया। इसीलिए मौत वापस आकर सबकी सोल को रिक्लेम करती है। मौत ने आयरस से पॉल को भी छीन लिया और उसे भी टारगेट किया था, लेकिन आयरस मौत से बचती रहती है और अपनी सालों की स्टडी और एक्सपीरियंस एक बुक में लिखती है, एक गाइड कि कैसे मौत काम करती है, कैसे वो अपने टारगेट को चूज करती है और कैसे उससे फाइट करते हैं। अब मौत आयरस की पूरी ब्लड लाइन को इरेज करना चाहती है, क्योंकि आयरस ने अपनी किस्मत बदल दी थी। अब आयरस कहती है कि उस दिन शायद सिर्फ उसे ही सरवाइव करना था, क्योंकि वो विजन सिर्फ उसे आया था, लेकिन उसने सबको बचा लिया और अपनी पूरी ब्लड लाइन को कर्स्ड कर दिया। स्टेफनी बिल्कुल बिलीव नहीं करती और वो इस सारी बकवास से बिल्कुल पक जाती है और वो वहां से जाने की कोशिश करती है। लेकिन आयरस उससे इंसिस्ट करती है कि वो ये बुक ले जाए जो शायद उसकी फैमिली की जान बचा सके। स्टेफनी को ये सब कुछ पागलपन लगता है और वो वहां से बाहर चली जाती है। आयरस जानती है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो वहां से बाहर निकलती है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि एक एक्सीडेंट होता है जिसमें आयरस की जान चली जाती है स्टेफनी को वो बुक देने के लिए। अब आयरस के फ्यूनरल पे स्टेफनी की माँ डार्लिन भी आती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग काफी दिनों के बाद मिलते हैं, इसलिए वो एक छोटी सी पार्टी करते हैं जहां बच्चे ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हैं, लेकिन उसके नीचे एक शार्प गार्डन टूल होता है। बच्चे जंप कर रहे होते हैं, लेकिन डार्लिन नोटिस करती है वो टूल और उसे हटा देती। शायद उसने भी कुछ फील किया हो। फिर स्टेफनी पार्टी में आती है और वो ऑलरेडी समझ रही होती है कि क्या होने वाला है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मौत ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी है। एक पानी की बोतल नीचे रखे पंप पर गिरती है और पंप स्टार्ट हो जाता है। पानी पाइप्स में फ्लो करने लगता है और वो पाइप लास्ट में जाकर साइड में रखे गार्डन टूल्स को नॉक कर देते हैं। एक ग्लास नीचे गिर जाती है और उसके टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा हावर्ड के पैर में लगता है। वो स्लिप करके नीचे गिर जाता है और तभी वो गार्डन टूल्स जो पानी के प्रेशर से हिलते हैं एक नीचे रखे ग्रास कटर पर गिरते हैं और मशीन स्टार्ट हो जाती है। मशीन ऑन हो जाती है और सीधा हावर्ड के फेस पर चल जाती है और वो इंस्टेंटली मर जाता है। हावर्ड के फ्यूनरल के बाद स्टेफनी आयरस की वो बुक खोलती है और उसे पढ़ती है। वहाँ उसे एक नाम मिलता है, जेबी, एक ऐसा इंसान जो अपनी मौत को चकमा दे चुका होता है। फिर स्टेफनी अपनी फैमिली ट्री बनाती है जिसमें आयरस और पॉल सबसे ऊपर, उनके नीचे उनके बच्चे हावर्ड और डार्लिन, हावर्ड के बच्चे बॉबी, एरिक और जूलिया, डार्लिन के बच्चे स्टेफनी और चार्ली। फिर स्टेफनी अपनी फैमिली को एक्सप्लेन करती है कि कैसे सबको उसी दिन मर जाना था, लेकिन आयरस ने किस्मत चेंज कर दी और मौत का काम अधूरा रह गया। अब मौत वापस आई है सबकी सोल को क्लेम करने, क्योंकि उन्हें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। बचे हुए लोगों ने अपनी फैमिली जनरेशंस आगे बढ़ाई जो कभी पैदा ही नहीं होने चाहिए थे, इसलिए मौत उनका शिकार कर रही। फिर स्टेफनी एक पैटर्न नोट करती है और सबको समझाती है कि मौत एक पैटर्न में काम करती है। वो सबसे पहले सबसे बड़े को टारगेट करती है, फिर उससे छोटे को और फिर उससे छोटे को। तो सीरीज ऑफ डेथ होता है आयरस, हावर्ड, एरिक, जूलिया, बॉबी, डार्लिन
और फिर स्टेफनी और चार्ली। लेकिन कोई उसे बिलीव नहीं करता। वो सब सोचते हैं कि स्टेफनी भी आयरस की तरह पागल हो रही है। ये उसे काफी फ्रस्ट्रेट करता है और वो पहली बार रियलाइज करती है कि आयरस को कैसा फील होता होगा उस टाइम। उसी रात एरिक अपने टैटू शॉप में काम कर रहा होता है और अपने फादर की मेमोरी को अपने टैटूज में बदलता है। अचानक मूवी का बेस टेबल के ऑब्जेक्ट्स को हिलाने लगता है। एक केमिकल बोतल नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ पंखे के पास से एक चेन टूट जाती है और वो एरिक की नोज पीसिंग में अटक जाती है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है उस केमिकल में आग लग जाती है और पूरी शॉप में आग फैलने लग जाती है। अगली सुबह स्टेफनी चार्ली को उठाती है क्योंकि उन्हें एरिक को सेव करना है। वो एरिक के पास जाते हैं लेकिन एरिक बिल्कुल सेफ होता है। वो आग से बच जाता है। फिर स्टेफनी उसे वार्न करती है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए लेकिन एरिक उसे सीरियसली नहीं लेता। फिर वहाँ जूलिया आ जाती है और वो दोनों बिलीव नहीं करते स्टेफनी की बात पर। सब सोचते हैं ये बस एक्सीडेंट होता है। जूलिया रोड के पास खड़ी है। एक बॉल आके उसके चेहरे पे लगती है और वो डस्टबिन में गिर जाता है। गार्बेज ट्रक डस्टबिन को उठा लेता है और यूलिया अभी भी उसके पूरी फैमिली भागती है उसे बचाने के लिए लेकिन वो उस ट्रक में क्रश हो जाती है और पूरी फैमिली शॉक में। उन्हें बताती है कि एरिक उनका रियल ब्रदर नहीं है, वो एक अफेयर से पैदा। लेकिन स्टेफनी कंफ्यूज है कि मौत ने अपना सीक्वेंस ब्रेक कैसे किया। तभी उनकी मामी, क्योंकि एरिक हार्वर्ड की ब्लड लाइन से पैदा नहीं हुआ इसलिए वह बच गया और जूलिया हार्वर्ड की फर्स्ट बोर्न थी इसलिए वो मर गई। एरिक उदास है क्योंकि उसे यह अभी पता लगा। वहीं स्टेफनी समझ जाती है कि अब नेक्स्ट टर्न बॉबी की है, उसे प्रोटेक्ट करना होगा। वो एक्सप्लेन करती है उस बुक में लिखे एक फॉर्मूला को, जैसे कोई मैथ का फॉर्मूला, कैसे चीट करते हैं मौत से, और इसको समझने के लिए उन्हें जेबी को ढूंढना होगा। तब डार्लिन कहती है वो शायद जानती है जेबी कहाँ है, क्योंकि डार्लिन ने बचपन में आयरस से सुना था जेबी के बारे में और उसके लेटर्स में भी जिक्र किया था। पूरा ग्रुप अब डिसाइड करता है हॉस्पिटल जाने का। बॉबी भी जाता है और एरिक उसके साथ हेल्प के लिए। रोड पे स्टेफनी और डार्लिन के बीच हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती है। डार्लिन कन्फेस करती है उसने पूरी लाइफ मौत के खौफ में आयरस को जीते हुए देखा है और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी ऐसे जिए, इसीलिए वो उन्हें छोड़ देती है। अब फाइनली हॉस्पिटल में वो जेबी से मिलते हैं। अब जेबी मिलकर सबको बताता है कि वो वही बच्चा है जिसको आयरस ने अपने विजन में बचाया था और बाद में आयरस उस बच्चे को ढूंढ लेती है और वो दोनों मिलकर डेथ पे रिसर्च करते हैं। लेकिन इवेंचुअली दोनों को कैंसर हो जाता है। जेबी एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ दो तरीके से डेथ से बचा जा सकता है। पहला, किल समवन, मतलब किसी और की जान लेकर जो उनकी बची हुई जिंदगी है वो उनको ट्रांसफर हो जाए, और दूसरा तरीका है सच में मौत, लेकिन मेडिकल तरीके से रिवाइव हो जाओ। ये मौत के साइकिल को ब्रेक कर देता है। मौत एज्यूम कर लेती है कि आप ऑलरेडी क्लेम हो चुके हो तो आपका नाम लिस्ट से हट जाता है। जेबी ने एक लड़की का जिक्र किया जो एग्जैक्टली ये कर चुकी थी। वो मर गई, फिर मेडिकल केयर से वापस आ गई और डेथ ने उसे जाने दिया क्योंकि साइकिल ब्रेक हो गया। फिर जेबी कहता है कि अब उसका टर्न है क्योंकि आयरस के बाद वही था जो बचा था और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका होता है। बस अपने आखिरी दिन वो शांति से जीना चाहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब स्टेफनी सोच रही होती है कि आगे क्या करें। इसी बीच एरिक अपना प्लान बताता है। वो बॉबी को बताता है कि उसे पीनट से एलर्जी है, अगर वो पीनट खाएगा तो वो मर सकता है। एरिक का आइडिया ये है कि बॉबी को डेथ के बहुत करीब ले जाएं और फिर उसी मोमेंट में उसे सेव कर ले ताकि साइकिल ब्रेक हो जाए और डेथ उसे स्किप कर दे। अब वो लोग पीनट बिस्किट लेते हैं लेकिन वो वेंडिंग मशीन में फंस जाता है। अब एरिक गुस्सा करके उस मशीन पे पंच करता है और एक ग्लास क्रैक हो जाता है। वो मशीन को टिल्ट करते हैं ताकि बिस्किट बाहर निकल सके और एक स्प्रिंग अचानक से निकल जाता है। फिर वो लोग एमआरआई रूम में जाते हैं जो बिल्कुल बराबर में था। अब मशीन गलती से स्टार्ट हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो एरिक के बॉडी पे लगी सारी पीसिंग्स को पुल करता है और पीछे रखी एक मेटल की चेयर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सक हो जाती है और कुछ ही सेकंड में एरिक क्रश होके मर जाता है। लॉजिक पे मत जाओ, ये फाइनल डेस्टिनेशन है। डेथ सब कुछ और डेंजरस बना रही है लेकिन अभी भी बॉबी जिंदा है। तभी नर्स गेट खोलती है और वही स्प्रिंग सीधा निकल के मशीन से बॉबी के सर के आर पार चली जाती है। अब मौत ने दो और क्लेम कर लिए। अब स्टेफनी टोटली डर जाती है क्योंकि मौत को ट्रिक करना बहुत मुश्किल है और अब नेक्स्ट टर्न उसकी माँ डार्लिन की थी। वो डार्लिन और चार्ली से बात करती है। तभी डार्लिन कहती है कि वो आयरस के उस कैबिन में चली जाएगी जहां उसने सालों तक अपने आप को बचा के रखा था। वही कॉइन फिर दिखाया जाता है। ग्राउंड पे गिरा हुआ ये कॉइन एक अनजान औरत उठा लेती है। स्टेफनी और चार्ली डिसाइड करते हैं उसके साथ जाने के लिए, लेकिन जाते समय आयरस के कैबिन में मेन डोर लॉक था तो स्टेफनी ब्रेक कर देती है और एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक लूज केबल स्पार्क करती है। सीट बेल्ट जाम हो जाती है और वो डार्लिन से कहती है आप अंदर जाओ ताकि पूरी फैमिली सेफ रहे। लेकिन तभी एक पिन गिरता है और गैस सिलेंडर को हिट करता है और बहुत ही मैसिव ब्लास्ट हो जाता है। ट्रक पानी में गिर जाता है। स्टेफनी अभी भी उसके अंदर होती है। एक पिलर डार्लिन के ऊपर गिरता है और वो इंस्टेंटली मर जाती है। फिर चार्ली डाइव करके स्टेफनी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह अनकॉन्शियस हो जाती है और वह सांस नहीं ले रही तो चार्ली उसकी मदद करता है और उसे सांस देके बचा लेता है। तो टेक्निकली वो मर चुकी थी लेकिन अब वापस जिंदा है। ये साइकिल ब्रेक कर देता है लेकिन वो दोनों बहुत अपसेट होते हैं अपनी मॉम के लॉस के लिए। बाद में चार्ली और स्टेफनी अपने डैड से मिलने जाते। तभी दिखाया जाता है वही लेडी जो कॉइन उठा चुकी थी वहाँ नियर बाय शॉपिंग कर रही होती और
वही सेम कॉइन उसके हाथ से स्लिप हो जाता है और वो रेलवे रोड ट्रेन में गिरता है। क्या आपको याद है कैसे सब शुरू हुआ था? इसी एक कॉइन से। अब सेम वे एंड होने वाला है। फिर स्टेफनी और चार्ली एक डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर बताता है कि स्टेफनी एक्चुअल में मरी नहीं थी, वो बस पास आउट हुई। मतलब उन्होंने मौत को चीट नहीं किया, साइकिल अभी भी चल रहा है और मौत अभी कंप्लीट नहीं हुई। तभी स्टेफनी को अजीब सा फील होता है और हम देखते हैं कि उसी कॉइन की वजह से एक ट्रेन अपने ट्रैक से उतर जाती है और रोड पर क्रैश हो जाती है और वो ट्रेन स्टेफनी और चार्ली के पीछे होती है और वो दोनों बहुत तेज भागते हैं और फाइनली वो ट्रेन रुक जाती है और उन्हें लगता है कि शायद वो बच गए, लेकिन नहीं। इस ट्रेन पर बड़े बड़े वुडन लॉग्स लोड होते हैं जो कि ट्रेन के रुकने से एकदम से आगे आके गिरते हैं और एक एक करके वो लॉग्स उन्हें ग्राउंड पर क्रश कर देते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी थी फाइनल डेस्टिनेशन 5 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऐसे ही ला सकें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।